नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे हम लोग डिटेल में यहाँ पे। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, V वोल्ट जो इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि करंट इंक्रीज हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? हमें बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा और हम ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि मोर विल बी वोल्टेज, मोर विल बी करंट। तो ज़्यादा बैटरी वोल्टेज का अगर ज़्यादा होगा उसमें बैटरी का, तो करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वोल्टेज कम कर देने से जो करंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है करंट और वोल्टेज के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज प्रोवाइडेड दैट, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, दैट टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी। तो अल्टीमेटली वी विल गेट दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा R इंटू आई। यहाँ पर ये जो R है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस। दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बोल देंगे हम लोग। और R की जो वैल्यू किसके इक्वल होगी? मैथमेटिकली R इज इक्वल टू V अपॉन I। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द applied voltage to the conductor to the current flowing through the conductor. It is defined as numerically resistance of conductor is equal to the ratio of applied voltage to conductor, ठीक है, to current flowing through conductor। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस जो है, इसके जो एसआई यूनिट है वो क्या होते हैं? तो एसआई यूनिट आप देख सकते हैं, वोल्टेज के एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट, और करंट के एसआई यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर। तो विल गेट वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम्स। तो ओम्स जो है इसके नाम से इसके यूनिट्स होते हैं ओम्स, और इसका सिंबल है ओम्स का, इस टाइप से सिंबल इसका ड्रॉ किया जाता है। तो ये इसके यूनिट्स हैं, वोल्ट पर एम्पियर, ओम, ये फिर ये सिंबल। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम, ये इसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? द रेजिस्टेंस of a conductor, the resistance of conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current is flowing through conductor when 1 volt potential difference is applied across the conductor। तो कंडक्टर के क्रॉस अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करें, देन वी विल सेड दैट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था V अपॉन I। तो वोल्टेज को 1 वोल्ट पुट किया हमने और करंट को क्या पुट किया? 1 एम्पियर। ये था डेफिनेशन 1 ओम रेजिस्टेंस का। अब क्योंकि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V और I में जो ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच में वो कैसा हुआ ग्राफ होगा? वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जैसे वोल्टेज लिया मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग और करंट को वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है, तो बिकॉज करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, एंड इंक्लाइन टू द वोल्टेज एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ वो क्या होगा? इंक्लाइन होगा। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा?
तो करंट जो y एक्सिस को लॉन्ग है और वोल्टेज को हमने x एक्सिस को लॉन्ग लिया है, तो इसका जो स्लोप है दैट इज ये एंगल थीटा, तो टेंजेंट थीटा को भी स्लोप बोलते हैं, तो इट गिव्स i अपॉन v, ये डेल्टा i डिवाइड बाय डेल्टा v, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन वोल्टेज। और i अपॉन v क्या था, तो हमने हमारे पास रिलेशन ये था रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस v अपॉन i होता है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ तो i अपॉन v 1 अपॉन r के इक्वल हो जाएगा। दैट इज इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है उससे आपको क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन अगर यही ग्राफ यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोग करंट ले लें और यहाँ पर वोल्टेज ले लें, तो अब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब y एक्सिस के लॉन्ग v है और x एक्सिस के लॉन्ग i है, तो इट गिव्स अस v अपॉन i, ये डेल्टा v अपॉन i, तो v अपॉन i किसके इक्वल होता है, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होता है r के। तो इस केस में जो ग्राफ आपको किसकी वैल्यू देगा, वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ग्राफ्स के ऊपर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि वोल्टेज x एक्सिस के लॉन्ग गिवन है या y एक्सिस के लॉन्ग गिवन है। अब इस ग्राफ पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक और ग्राफ मैंने यहाँ प्लॉट किया, तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है फॉर टू मेटल्स, फॉर मेटल ए एंड फॉर मेटल बी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कौन से मेटल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इस केस में। तो आप स्लोप देख सकते हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, तो ये इस वोल्टेज आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या दे रहा है हमें, वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, तो बी का स्लोप जो है वो ज्यादा है और ए का स्लोप कम है, ठीक है, बिकॉज थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, हेंस रेजिस्टेंस जो है वो बी का ज्यादा होगा देन ए। इज दैट क्लियर और नॉट? इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं आपको। अगर यही क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछ लेता है सॉरी यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर करंट दे करके, तो इस केस में क्या होता है, अब आपका जो स्लोप है वो आपको किसकी वैल्यू देता है, तो स्लोप आपको वैल्यू देता है 1 अपॉन आर की, 1 अपॉन आर की। इसलिए क्योंकि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, तो अब आपका आंसर हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस है वो ए का ज्यादा होगा देन बी, बिकॉज ये रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को। तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। फिजिकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस is the opposition or obstruction provided by conductor to flow of current, to flow of current है। तो जब करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट मोशन में आते हैं, दे ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड, तो उनका इंडिपेंडेंट मोशन होता है, ठीक है, दे मूव्स इंडिपेंडेंटली एंड दे कोलाइड विद वन अनदर एज वेल एज दे कोलाइड विद द एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे मोशन को उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, चार्ज इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोल देते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन प्रोवाइडेड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू collisions among free electrons, due to collisions among free electrons and atoms or ions of metal। तो इसको हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये फिजिकल मीनिंग है। अब किन फैक्टर्स के ऊपर जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, नंबर वन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मोर विल बी लेंथ, मोर विल बी रेजिस्टेंस। तो लेंथ ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, लेंथ ज्यादा है, दैट इज करंट कैरियर्स हैव टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस, दे विल कोलाइड, देयर विल बी मोर कोलिजंस, कोलिजंस ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज मोर विल बी एरिया, लेस विल बी
रेजिस्टेंस। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर था तो ये कंडक्टर का लेंथ है, तो लेंथ ज्यादा होने से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है चार्ज पार्टिकल को, फ्री चार्ज पार्टिकल को, तो ज्यादा कोलिजन होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, इस कैप का जो एरिया होता है जिसमें से चार्ज फ्लो करता है, तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा, इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ रहेगा, चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। थर्ड, रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के ऊपर जो इसका डिपेंडेंस है वो कैसे है, इन केस ऑफ मेटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेयर एज फॉर सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा क्यों है इसको हम थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इन केस ऑफ मेटल, in case of metal resistance increases with increase in temperature, with increase in temperature, whereas decreases for semiconductors, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करने वाले हैं। फोर्थ, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, और किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन आयरन एंड सिल्वर इज मोर बेटर कंडक्टर देन द कॉपर। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, दैट इज सिल्वर का रेजिस्टेंस काफी कम है एज कंपेयर टू कॉपर। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी जो है ये रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है। अब आप देखिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी विल गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from equation number 1 and 2, this is first and this is second, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to the area of a cross section। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन व्हाट वी विल गेट, यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा एक, रो एल अपॉन ए। तो ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड रो, आर एच ओ, रो। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन एक आ जाएगा। तो इस रिलेशन में ये जो रो है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नेम्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। तो जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं ये उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन से नेचर का है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, यहाँ से रो के लिए हम सॉल्व करते हैं। रो किसके इक्वल आ जाएगा, आर ए अपॉन एल, वी विल गेट आर ए अपॉन एल। इज दैट क्लियर और नॉट, आर ए अपॉन एल। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से आप इसके एसआई यूनिट लिख सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट अगर आपको लिखने हैं तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम्स, रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम्स, साथ में एरिया, एरिया की यूनिट्स मीटर स्क्वायर एंड लेंथ की यूनिट्स मीटर। एक मीटर से एक मीटर स्क्वायर कैंसल, यू विल गेट 1 मीटर। इसके यूनिट्स आ जाएंगे ओम्स, मीटर। ठीक है, ये इसके यूनिट्स होंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ओम्स, मीटर। दिस आर एसआई यूनिट्स फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे देखिए, हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, वी पुट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा कंडक्टर का, इट विल बी 1 मीटर क्यूब।
दिस इंप्लाइज वॉल्यूम कंडक्टर का वो है 1 मीटर क्यूब. इज दैट क्लियर और नॉट? इफ यू पुट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर इन दिस एक्सप्रेशन, व्हाट वी विल गेट? अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा इसमें, वो देख सकते हैं. वी विल गेट रो इज इक्वल टू आर. इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि ए को 1 पुट कर दिया, एल को भी आपने 1 पुट कर दिया है, तो रो आर के इक्वल हो गया. हेंस यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ a conductor numerically equal to the numerically equal to the resistance resistance of conductor numerically equal to the resistance of conductor. ये उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, तो वॉल्यूम कितना बन गया 1 मीटर क्यूब. ये डायमेंशन. तो न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हिच हैज यूनिट लेंथ, that is 1 meter length, unit length and unit area of cross section. ठीक है, that is simple word, in simple words resistance of unit cube भी लिख सकते हो आप. ठीक है, that is resistance of unit cube. तो यूनिट क्यूब का मतलब, यूनिट का मतलब 1, क्यूब का मतलब वॉल्यूम. ठीक है, मतलब जिसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं वो हमने लिखने हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले कि रेजिस्टिविटी के लिए जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था उससे देखते हैं कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो रेजिस्टिविटी के लिए जो एक्सप्रेशन आपने लिखा होगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा था, तो ये आपने लिखा होगा. तो यहाँ से कुछ बच्चे बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी एरिया पर डिपेंड करता है लेंथ पर. नो, रेजिस्टिविटी जो है डजंट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज या डायमेंशंस ऑफ ए कंडक्टर. इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट. रो जो था यहाँ पर वो कांस्टेंट था. तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू चेंज करेगी. और इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर. तो टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस के केस में था. फॉर मेटल जो रेजिस्टिविटी है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेयर एज फॉर सेमीकंडक्टर इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इज दैट क्लियर और नॉट? तो फॉर मेटल्स resistivity increases with respect to increase in temperature, whereas decreases for semiconductors. Is that clear or not? ठीक है, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है. इसको भी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. और टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ मेटल के केस में क्यों इंक्रीज हो रहा है और सेमीकंडक्टर के केस में क्यों डिक्रीज कर रहा है. बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर. तो ये फॉर मेटल्स, अगर हम मेटल की बात करें, मेटल का एग्जांपल जैसे कॉपर, आयरन. ठीक है, तो कॉपर या आयरन के केस में अगर ग्राफ आपको देता है तो ग्राफ किस टाइप से प्लॉट करना है. तो मेटल के केस में रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, ये टेम्परेचर के साथ क्या करते हैं,
इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ, तो इस टाइप से ग्राफ जो प्लॉट करना है आपने, ठीक है। तो कॉपर के लिए एंड फॉर सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारे पास, सेमीकंडक्टर में एग्जांपल के तौर पे आप याद रखिए सिलिकॉन, जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वो आपको पूछ सकता है कि सिलिकॉन के लिए ग्राफ बनाओ या कॉपर के लिए, तो उस केस में जो ग्राफ है वो डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी, ग्राफ ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं, तो आपको इस टाइप से डिक्रीज करते हुए दिखाना है इसमें ग्राफ। इज दैट क्लियर और नॉट? इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? द इज with which current flows through a conductor। तो कंडक्टर में से कितनी आसानी से करंट फ्लो कर सकता है, दिस इज नोन एज कंडक्टेंस, एंड न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टेंस होता है इसको जी से हम लिख देते हैं, तो जी इज इक्वल टू 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के ये इक्वल होगा। इसकी यूनिट्स एसआई यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एसआई यूनिट्स इसके हो जाएंगे ओम्स इनवर्स, इस टाइप से ओम्स इनवर्स, या ओम्स को उल्टा भी लिख सकते हैं MHO महो। इज दैट क्लियर और नॉट? ये होता है कंडक्टेंस। सिमिलरली ना व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस को वही फैक्टर अफेक्ट करेंगे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कंडक्टेंस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंडक्टेंस, जबकि रेजिस्टेंस क्या था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिख देते हैं। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी के जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके यूनिट्स हो जाएंगे कंडक्टिविटी के ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? वही फैक्टर जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ओनली 2 फैक्टर्स। कंडक्टेंस शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो इस वजह से जो पैरामीटर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि इस केस में ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वही फैक्टर्स कंडक्टिविटी को। फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वी नो दैट रेजिस्टेंस को हमने अभी लिखा था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू M अपॉन में N ई स्क्वायर टो L अपॉन में A। तो ये रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा प्रीवियस उसमें। तो रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं V अपॉन I, और ये जो टर्म थी ये क्या थी, इट विल बी रो, दैट इज specific resistance or resistivity, and L upon में A, you will get L upon में A, ये आपके पास रिलेशन है। अब आप इसमें I को उधर लेके जाएंगे इस तरफ को, then what you will get V is equal to and I upon A, रो I upon A, and रीअरेंज किया हमने V upon में L, L को हम लोग इधर लेकर के आ गए इसमें, तो रो I अपॉन में you will get this, and V अपॉन में L, ये it will be electric field and you will get rho, and I अपॉन A करंट अपॉन में एरिया, it will be current density, ठीक है। हमने V अपॉन L वोल्टेज बाय लेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड पुट किया, और करंट अपॉन में एरिया इसको हमने करंट डेंसिटी पुट किया, करंट डेंसिटी। इज दैट क्लियर और नॉट?
ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब रो को इधर लेके जाएंगे, रो को हम लोग लेके जाएंगे दूसरी तरफ को, लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट वी विल गेट E डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू J। इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E। 1 अपॉन रो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज कंडक्टिविटी, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। So this is known as microscopic forms of Ohm's law।